हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम पढ़ेंगे ब्लास्ट डिजीज ऑफ पैडी। ब्लास्ट डिजीज ऑफ पैडी जो है, इसको रोटन नेक डिजीज के नाम से भी जाना जाता है। और ये जो डिजीज है, इसमें लेफ्ट साइड में देखिए ड्यूटेरोमाइकोटिना की एक फंजाई है, जिसके द्वारा ये जो डिजीज जो है होती है। फंजाई का नाम है पिरिक्युलेरिया उराइजी। हाइफोमाइसिटीज इसका सब डिवीजन, ऑर्डर मोनिलियल्स और फैमिली इसकी मोनिलिएसी। और इसके अंदर जो है सेप्टेट जो है वो कोनिडिया पाए जाते हैं। जैसा कि आपको पता है ड्यूटेरोमाइकोटिना की जो फंजाई होती है, उसके अंदर जो है वो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के द्वारा ही इसमें रिप्रोडक्शन होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसके अंदर नहीं होता है। तो इसी कारण से जो है ये ड्यूटेरोमाइकोटिना का हमारा सदस्य है। तो ये ब्लास्ट ऑफ पैडी या राइस ब्लास्ट जो है, पैडी किसको कहते हैं? चावल को। तो इसको रोटन नेक डिजीज के नाम से भी जाना जाता है। और ये जो है बहुत ही वाइड स्प्रेड डिजीज है जहाँ पर चावल ग्रो किया जाता है। और ये जो है शुरुआत में पता चला था कि ये फोलिएज रीजन के ऊपर होती है, पत्तियों पर ही ये पाई जाती है। इसकी पत्ती है ग्रीन कलर की। सेकंड डायग्राम आप देखिए, इसके अंदर जो है ये पत्ती जो है वो से जो है ये स्टेम पर आ गया है। और स्टेम के ऊपर आपको जो है ये बोट शेप के स्ट्रक्चर्स दिखाई दे रहे हैं। उसके बाद में आपको जो है ये तीसरे डायग्राम के अंदर जो गोला बना हुआ है, वहाँ पर आप देखिए कि जहाँ से ये सिम्टम आया वहाँ से इसका स्टेम जो है, कल्म जो है वो टूटकर गिर गया। इसी तरह से लास्ट डायग्राम जो है इसके पेनिकल का है। और जहाँ पर कि पत्ती पर इन्फेक्शन आया, पत्ती मुड़कर गिर गई। जहाँ पर इसके स्टेम पर आया, स्टेम मुड़कर गिर गया। पेनिकल पर इन्फेक्शन होता है तो पेनिकल भी इसका टूटकर गिर जाता है। ईयर हेड्स जो बनते हैं वो भी सेपरेट हो जाते हैं। तो इसके सिम्टम्स जो हैं वो इसके वेजिटेटिव स्टेज से लेकर इसके जो है रिप्रोडक्टिव पार्ट तक जो है हमें देखने को मिलते हैं। और शुरू के अंदर जो सिम्टम्स होते हैं वो छोटे छोटे से ब्लूइश कलर के फ्लैक्स के रूप में अपीयर होते हैं। 1 से 3 मिलीमीटर डायमीटर के होते हैं, जो कि एनलार्ज होकर और आपस में मिलकर जो है ये 1 सेंटीमीटर ब्रॉड तक हो जाते हैं। और जो ओल्डर होते हैं, जैसा कि ये आपको दिखाई दे रहा है, उसके अंदर क्या होता है कि सेंटर के अंदर जो है ग्रे कलर हो जाता है, बिकम्स ग्रे। द सेंटर पार्ट्स बिकम्स ग्रे। और जो है स्ट्रो कलर जो होता है उस तरह का हो जाता है। और लीफ शीथ के ऊपर ये दिखाई देते हैं। ब्राउन टू ब्लैक स्पॉट्स और रिंग्स आर फॉर्म्ड ऑन द रेकिस ऑफ द मैच्योर इन्फ्लोरेसेंस। रेकिस पे भी बनती है और मैच्योर इन्फ्लोरेसेंस के ऊपर भी ब्लूइश ब्लैक स्पॉट्स और रिंग्स, जो कि इसके अंदर डिजीज के अंदर आपको दिखाई दे रही है डायग्राम के अंदर, ये बनती हैं। इसके पश्चात क्या होता है कि ये जो होता है सारा का सारा जो इसका जो कल्म है, इसका इन्फ्लोरेसेंस है, वो सारा का सारा डैमेज हो जाता है और ये फसल जो है वो खराब जो हो जाती है। अब इसके बाद में हम ये जानेंगे कि ये जो डिजीज है, हमने इसके सिम्टम्स जाने, इसके डायग्राम को जाना कि कहाँ कहाँ पर ये डिजीज होती है। डिजीज ऑफ राइस ब्लास्ट फर्स्ट रिपोर्टेड फ्रॉम द जापान। कहाँ से इसको सबसे पहले रिपोर्ट किया? जापान से। इंडिया के अंदर जो तंजौर डिस्ट्रिक्ट है तमिलनाडु में, वहाँ पर इसको पाया गया। और उसके बाद में बहुत सारे राइस ग्रोइंग जो एरिया है जापान और इंडिया के अंदर, बहुत सारी जगह पर इसको बाद में रिपोर्ट किया गया। ये स्लाइड में आप देख रहे हो कि इसके अंदर इन्फेक्शन के बारे में बताया है कि इसके ऑल पार्ट्स गॉट इन्फेक्टेड एक्सेप्ट द रूट्स ऑफ द प्लांट्स। तो प्लांट्स की रूट्स को छोड़कर सारे पार्ट्स जो है इन्फेक्ट हो जाते हैं, जैसा कि मैंने ऊपर आपको डायग्राम के अंदर दिखाया था। तो मिडिल वाइट, ग्रे और ऐश कलर मैंने बताया था कि मिडिल में से जो है वो ग्रे और ऐश कलर के हो जाते हैं, डार्क कलर के होते हैं इसके किनारे। और ये छोटे होते हैं इनिशियली और बाद में जो है ये बड़े बड़े हो जाते हैं बोट के आकार के। और जो है ब्लाइट की तरह का बर्निंग अपीयरेंस जो होता है वो लीफ के ऊपर ये दिखाने लगते हैं।
तो ये हमने देखा कि किस तरह से जो है ये फर्स्ट डायग्राम के अंदर हमने इसके सिम्टम्स देखे, ब्लास्ट ऑफ पैडी कोजल ऑर्गेनिज्म क्या है इसका वो हमने जाना। उसके बाद में हमने हिस्ट्री जानी कि कहाँ कहाँ पर ये डिजीज़ होती है। अब हम इसका जो कोजल ऑर्गेनिज्म है ब्लास्ट ऑफ पैडी का, ये देखिए ये डायग्राम जो है इसके अंदर मैंने आपको कहा था कि ये मोनिलियल्स ऑर्डर के अंदर आता है। मोनिलियल्स ऑर्डर के अंदर आता है इसलिए इसके अंदर जो है सेप्टा पाए जाते हैं। इसका जो कोनिडिया होते हैं इसमें सेप्टेट कोनिडिया होते हैं। इसके अंदर आप देखिए कि आपको हॉरिजॉन्टल लाइंस दिखाई दे रही हैं, पट्ट दिखाई दे रहे हैं, सेप्टा दिखाई दे रहे हैं, जो कि इसकी मोनिलियल्स फैमिली की खासियत है। और इसका जो माइसीलियम जैसा ही इसका जो है मोनिलिएसी फैमिली जो है, इसमें जो कोनिडियोफोर्स, विशेष प्रकार के कोनिडियोफोर्स जैसे स्ट्रक्चर्स हमें देखने को नहीं मिलती है। माइसीलियम की तरह का ही कोनिडियोफोर आपको डायग्राम के अंदर दिखाई दे रहा है। अब हम जानते हैं कि कोजल ऑर्गेनिज्म ब्लास्ट ऑफ राइज इज कोज्ड बाय पेरिकुलरिया ओराइसी, ये अपन ने ऊपर जाना। फंगस का क्लासिफिकेशन मैंने आपको बताया कि हाइफोमाइसिटीज ऑफ ड्यूट्रोमाइकोटिना में इसको रखा गया है। मोनिलियल्स ऑर्डर है इसका और मोनिलिएसी इसकी फैमिली है। तो इसका क्लासिफिकेशन है। उसके बाद में हम इसके जानेंगे कि इसका माइसीलियम कैसा होता है। तो इसका जो माइसीलियम होता है पेरिकुलरिया ओराइजी कंसिस्ट ऑफ सेप्टेट मोस्टली यूनिन्यूक्लिएट ब्रांच्ड हाइफी। सेप्टेट यूनिन्यूक्लिएटेड ब्रांच्ड हाइफी होती है इसकी। तो ये इसके अंदर क्या खास बात हुई कि इसकी हाइफी जो होती है वो यूनिन्यूक्लिएटेड सेल्स से बनी हुई होती है। कोनिडियोफोर्स आर सिंगल और इन फेसिकल, सिंपल और रेयरली ब्रांच्ड। तो ये ग्रुप में भी हो सकते हैं और ब्रांच्ड भी हो सकते हैं इसके जो कोनिडियोफोर्स होते हैं। और ब्रांचिंग जो होती है इसके अंदर सिम्पोडियल ग्रोथ, सेप्टेट, स्लेंडर और डेंटिकुलेट होते हैं। डेंटिकुलेट का मतलब ये है कि इसके अंदर जो है आरी के जैसा जो स्ट्रक्चर्स हैं ये भी हमें देखने को मिलते हैं। जैसे मैं आपको यहाँ पे ये दिखाती हूँ, ये जो स्ट्रक्चर्स है इसको कहते हैं डेंटिकुलेट स्ट्रक्चर्स। तो ये डेंटिकुलेट स्ट्रक्चर्स जो है ये इसकी खास बात है किसकी, पेरिकुलेरिया के जो कोनिडियोफोर्स होते हैं माइसीलियल जैसे, उसकी खास बात है कि वो डेंटिकुलेट होते हैं एंड ग्रेइश इन कलर। कलर कैसा होता है कोनिडियोफोर्स का, ग्रे कलर। कोनिडिया आर प्रोड्यूस इन सक्सेशन वन एट ए टाइम। तो इनके ऊपर जो है सक्सेशन में एक के बाद कई कोनिडिया लगते हैं और एक बार में एक ही कोनिडिया इसके ऊपर लगता है जब ये कोनिडिया succession at one at a time. At the tips of these conidiophores, the conidia are narrow piriform, pear shaped के होते हैं। आपको दिखाई दे रहा है पर इसके टिप्स जो दोनों टिप्स हैं वो पतले हो गए और बीच में से ये थिक है। तो ये पेयर शेप्ड, पायरिफॉर्म पेयर शेप्ड बॉडी होती है या ओबक्लोवेट भी इसको कहा जाता है। विथ राउंड इसके जो नैरोड टुवर्ड्स द टिप which is pointed or blunt depending upon the race of the fungus. The conidium is two-septed, three-celled. इसकी क्या खास बात है कि इसका पेरिकुलेरिया का जो कोनिडियम होता है वो उसमें कितनी सेल्स होती हैं, 1, 2 एंड 3 सेल्स होती हैं इसके अंदर। तो ये जो है इसकी खास बात होती है कि इसके कोनिडियम जो होते हैं इसमें 2 सेप्टा होते हैं और वो 3 सेल्ड यूनिन्यूक्लिएटेड। द सेल्स ऑफ द कोनिडियम आर यूनिन्यूक्लिएट। द न्यूक्लियस हैव 2 लार्ज एंड 2 स्मॉलर क्रोमोसोम्स। ये जरूरत नहीं हमें लिखने की, हम इतना बहुत है कि हम इसमें ये लिखेंगे कि इसमें हर एक सेल के अंदर एक क्या होता है, कोनिडियम की हर सेल के अंदर एक न्यूक्लियस होता है। तो इसके अंदर 2 सेप्टा होते हैं। रेयरली जो है वो कभी कभी 1 या 3 सेप्टा भी कभी कभी हो सकते हैं। मोस्टली कितने होते हैं, 2 सेप्टा ज्यादातर स्पीशीज के अंदर होते हैं। Conidiophore produces one conidium every 30 to 40 minutes and may bear as many as 20 or more conidia. तो इसके अंदर जो है एक बार में एक ही कोनिडिया इसके अंदर पाया जाता है और एक ही कोनिडिया में लगा हुआ दिखाई देता है। वो कोनिडिया मैच्योर हो जाता है, हट जाता है और इस तरह से ये जो है 20 कोनिडिया तक बियर कर सकती है। और टिपिकल लेशन जो कि इसकी पत्ती पर, इसके जो इसका स्टेम था या इसका इन्फ्लोरेसेंस था उसके अंदर जो निशान या लेशंस दिखाई दे रहे थे लीफ, उसके अंदर 4000 से 6000 कोनिडिया एवरी नाइट फॉर 2 weeks और मोर।
तो 2 वीक तक ये कोनिडिया इसमें बनते रहते हैं और हर रात्रि में 4000 से 6000 तक कोनिडिया इसके अंदर बनते हैं। Conidia are released from the conidiophores by dew or rain and disseminated by the wind currents। तो कोनिडिया जो है इसके अंदर जब इसके ऊपर बारिश गिरती है या उसकी बूंदें गिरती हैं तो उसमें से कोनिडियोफोर्स पे से रिलीज हो जाती हैं और फिर एयर के द्वारा जो है वो एक जगह से दूसरी जगह पर जाती हैं। तो इस तरह से हमने क्या देखा कि इसका जो डेंटेड कोनिडियोफोर होता है, माइसीलियल कोनिडियोफोर होता है, उसके ऊपर कोनिडिया लगते हैं। कोनिडिया के अंदर पेयर शेप्ड स्ट्रक्चर होती है, 2 सेप्टा होते हैं, रेयरली 1 या 3 सेप्टा हो सकते हैं। ये इसकी खास बात होती है। और इसके अंदर एक कोनिडियोफोर के ऊपर 20 तक कोनिडिया जो है 40 मिनट में बन सकते हैं। तो 2 वीक के अंदर एक जो लेशन होता है उसमें 4000 से 6000 कोनिडिया हर रात्रि को बनते हैं, 2 वीक तक बनते रहते हैं। तो आप अनुमान लगा सकते हैं कि एक लेशन के अंदर कितने सारे कोनिडिया उपस्थित होंगे। तो फिर ये जो है इसका डिसेमिनेशन कैसे होता है, विंड के द्वारा होता है। और ये एक्सपोज्ड कैसे होते हैं, एयर के द्वारा, सॉरी रेन के द्वारा और ड्यू के द्वारा। फिर उसके बाद में ये जब किसी फेवरेबल होस्ट पर कोनिडिया पहुंच जाते हैं, फेवरेबल टेम्परेचर होता है, तो ये जो होते हैं जर्म ट्यूब के द्वारा जर्मिनेट होते हैं, फिर से क्या बनाते हैं, एप्रीसोरिया कुशन शेप्ड स्ट्रक्चर्स इनके से बनते हैं जो कि इसकी एपिडर्मस पर प्रेशर बनाते हैं और इनको इन्फेक्शन पैक्स भी कहते हैं, जिससे कि होस्ट की सेल्स के अंदर पेनिट्रेट करते हैं। जर्मिनेशन एंड पेनिट्रेशन में भी accomplished in 7 to 8 hours। तो इसका मतलब इतना फास्ट होता है जर्मिनेशन भी कि इसको जो है उसके बाद में जो होस्ट में पेनिट्रेट करने और जर्मिनेशन में केवल 7 से 8 घंटे ही लगते हैं। लेशंस अपीयर अबाउट 4 डेज। जो लेशंस हमको लीफ पे, कल्प पे या इन्फ्लोरेसेंस पे दिखाई देते हैं स्पोर जर्मिनेशन पर और एस्टेब्लिशमेंट के 4 दिन बाद दिखाई देते हैं। और जो नए एंड ए न्यू क्रॉप ऑफ कोनिडिया इज प्रोड्यूस इन 6 to 7 days। जैसा कि ऊपर हमने बताया कि जो है इसके अंदर 7 दिन के अंदर जो है वो एक कोनिडिया, न्यू क्रॉप ऑफ कोनिडिया की जो प्रोड्यूस होती है उसमें 7 दिन लगते हैं और 2 वीक तक ये कंटिन्यूस बनते चले जाते हैं। तो ये तो हमें फील्ड के अंदर जो सिम्टम्स दिखाई देते हैं उनकी हमने बात की कि इसके अंदर कोनिडिया बनते हैं, बोट शेप्ड स्ट्रक्चर्स पाई जाती हैं और इसको रोटन नेक डिजीज भी कहते हैं, क्योंकि इससे जो पत्ती होती है वो जल जाती है, इसका जो कल्म होता है वो टूट कर गिर जाता है, इसका इन्फ्लोरेसेंस भी टूट कर गिर जाता है जहाँ पर कि इन्फेक्शन होता है, तो इसको रोटन नेक डिजीज भी कहते हैं। तो ये एक ही स्टेज नेचर के अंदर हमें दिखाई देती है, इसके क्लेमाइडोस्पोर्स या इसके कोनिडिया। इसके अलावा जब कल्चर किया, प्रसाद पद्मनाभन एक वैज्ञानिक थे और इन्होंने जब लेबोरेटरी में इस पैथोजन का कल्चर किया तो उनको 2 और स्टेजेस इसके अंदर मिली जिनको कि उन्होंने क्लेमाइडोस्पोर्स और स्क्लेरोशिया का नाम दिया, लेकिन ये नेचर के अंदर नहीं पाई जाती हैं। तो पेरिकुलेरिया ओराइजी जो होता है, ये फंगस जो होती है एक टॉक्सिन भी प्रोड्यूस करती है जिसको पेरिकुलेरिन कहते हैं। तो ये पेरिकुलेरिन जो होता है ये अगर कम मात्रा में, लिटिल इन द लेस अमाउंट, जो है ये प्लांट की ग्रोथ को फेवर करता है, स्टिमुलेट द ग्रोथ ऑफ द प्लांट, बट इन हाई डाइल्यूशंस इट बिकम्स फाइटोटॉक्सिक एंड इट आल्सो प्रोड्यूसेस प्रोटियोलाइटिक एंजाइम्स। तो इसके अंदर 2 चीजें हमें क्या मिली, फर्स्ट इज पेरिकुलेरिन एंड सेकंड इज दी पेरिकुलेरिन टॉक्सिन एंड सेकंड वन इज द एंजाइम which is the proteolytic enzyme. The proteolytic enzyme helps to break down the cell walls. We also know the cell wall is made up of proteins. तो इसको जो है सेल के अंदर जाने के लिए it needs enzymes, proteolytic enzymes. Through these enzymes it dissolves the cell walls and enters the host. Physiology of the fungus with special reference to its nutrition has been studied by some scientists, and
इसके बहुत सारी फिजियोलॉजिकल रेसेस जो है इनके बारे में भी जो है वो स्टडी किया गया। आपने पिछले सेमेस्टर में पढ़ा था कि फिजियोलॉजिकल रेसेस क्या होती हैं। तो ये पेरिकुलेरिया जो है ये इसके भी बहुत सारे जो कोलेट्रल होस्ट होते हैं उनके ऊपर भी ये सर्वाइव करती है। इसके अलावा इसका माइसीलियम भी जो है वो डेब्रिस पर सर्वाइव कर सकता है प्रीवियस क्रॉप के। और इसके जो ये कोनिडिया है ये तो आपने पढ़ा कि शॉर्ट लिव्ड होते हैं और जल्दी ही जर्मिनेट हो जाते हैं, होस्ट नहीं मिलेगा तो ये बेकार में नष्ट हो जाएंगे। तो इसके अलावा इसकी जो बहुत सारी फिजियोलॉजिकल रेसेस हैं इनसे भी ये फंगस जो है स्प्रेड करती है, क्योंकि इसकी नई नई रेसेस बनती रहती हैं और नई नई रेसेस जो होती हैं नए नए होस्ट के ऊपर सर्वाइव करने के लिए इसमें कैपेसिटी आ जाती है। तो इस तरह से ये फंगस जो होती है अपने माइसीलियम से, कोलेट्रल होस्ट से और इसकी फिजियोलॉजिकल रेसेस के द्वारा जो है वो नेचर के अंदर सरवाइव करती रहती है। तो इस तरह से हमने जाना कि किस तरह से ये फंगस जो है इसका जो कोजल ऑर्गेनिज्म है उसका माइसीलियम कैसा होता है और उसका जो स्पोर्स होते हैं वो कैसा होता है, और अगर कल्चर किया जाए तो क्या क्या स्टेजेस और आएंगी, और इसके अंदर कौन कौन से केमिकल्स रिलीज होते हैं जो कि प्लांट्स के लिए टॉक्सिक होते हैं और इन्फेक्शन के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं। तो वैसे तो ये जो हमने इसके जो पढ़ा इसके कोनिडिया के बारे में और इसके माइसीलियम के बारे में, ये सब हम इसकी इटियोलॉजी के अंदर लिखते हैं। इटियोलॉजी में हम ये भी बताते हैं कि जो है फंगस जो है किससे होती है, फिर उसके माइसीलियम के बारे में, फिर उसके बाद में उसका जो है वो हम ये बताते हैं कि उसका जो है लाइफ साइकिल कैसे चलता है। तो इस तरह से ये जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है इसका कैसा होता है कोनिडिया के द्वारा। क्लेमाइडोस्पोर और स्क्लेरोशियम जो है ये खाली इसके किस में मिलते हैं, कल्चर कंडीशन में। टॉक्सिन्स होते हैं इसके, पिकोलिनिक एसिड भी इसके अंदर पाया जाता है, तो ये एंजाइम्स पाए जाते हैं। तो इस तरह से ये जो है डिजीज जो है इसका ईटियोलॉजी के बारे में जब हम पढ़ते हैं तो उसके बारे में हम इन सब चीज़ों के बारे में भी बताते हैं जो कि हमने पैथोजन के बारे में या कोजल ऑर्गेनिज्म के बारे में पढ़ा है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि इसका डिजीज साइकिल बहुत ही सिंपल है। द फंगस ग्रोन एंड प्रोड्यूसेस लीफ स्पोर्स आफ्टर 4 to 5 days। तो ये लीफ पे जो है लीफ के अंदर चला गया फंगस का स्पोर। एयरबोर्न स्पोर्स कॉल्ड कोनिडिया लैंड ऑन राइज लीव्स, राइज की लीव्स पर आ गई। फिर उसके बाद में इसके अंदर एप्रिसोरिया बना, एप्रिसोरिया से जो है इसके अंदर प्रोटियोलाइटिक एंजाइम पिक्यूलेरिन जो है पेरिकुलेरिया ओराइजी से सिक्रिट हुए और ये अंदर चला गया इसमें। और यहाँ पर फंगस ने फिर से कोनिडिया बनाया। तो ये आपको कोनिडिया इसके दिखाई दे रहे हैं, ब्रांच्ड भी हो सकता है आपने हमने पढ़ा, और डेंटेड भी हो सकता है। हर एक कोनिडिया में दो जो है वो सेप्टा पाए जाते हैं। द स्पोर्स आर रिलीज्ड बाय ड्यू और रेन, ये हमने आगे पढ़ा था पहले भी। तो इस तरह से फिर ये जो है एयर के द्वारा हेल्दी प्लांट के ऊपर चले जाते हैं। तो इस तरह से ये डिजीज क्या है, एयरबोर्न डिजीज है। तो मैनेजमेंट ऑफ डिजीज में हमने पढ़ा कि यूज हेल्दी सीड्स। हेल्दी सीड्स अगर हम लेंगे तो इस डिजीज को रोका जा सकता है, क्योंकि पेनिकल पे भी इन्फेक्शन है। पेनिकल पर इन्फेक्शन आता है तो उसके सीड्स पर भी इन्फेक्शन होगा। तो सीड ट्रीटमेंट अगर हम कर लें बोने से पहले तो इस स्टेज को रोका जा सकता है। रिमूवल ऑफ वीड्स, हमने कहा कि कोलेट्रल होस्ट पर भी रहती है, तो इसको वीड्स को अगर हम रिमूव कर देंगे तो जो है हम इस क्रॉप की डिजीज को रोक सकते हैं। फर्टिलाइजर्स जो है उसको भी हम बैलेंस्ड फर्टिलाइजर्स लेंगे तो भी इस डिजीज को हम रोक सकते हैं। डिजीज रेसिस्टेंट वेराइटीज जो हैं जैसे आपने देखा इसके अंदर लिखी IR64, पंतधान 16, पंतधान संकर 1 इत्यादि को बोकर भी हम इस डिजीज को रोक सकते हैं। तो ये है ऑल अबाउट दी डिजीज ऑफ द पैडी ब्लास्ट। तो इसके अंदर जो है कंट्रोल मेजर्स हो गए आपके, मैनेजमेंट ऑफ डिजीज में किस तरह से रोकते हैं, डिजीज साइकिल हो गया, पैथोजन के कोनिडिया के बारे में हो गया। तो ये सारा आपको जो है अगर आपके एग्जाम में डिजीज आती है तो ये आपके स्पोर्ट्स का कैजुअल ऑर्गेनिज्म के साथ डायग्राम बनाना है। तो इस तरह से ये हमने पढ़ा कि किस तरह से ब्लास्ट ऑफ पैडी डिजीज जो होती है वो कितनी खतरनाक और कितनी क्रॉप के लिए हानिकारक
हार्मफुल डिजीज़ है। तो इसी तरह से हमको जो है आगे और भी डिजीज़ेस जो है जो हमारे सिलेबस में है वो नेक्स्ट वीडियोस के अंदर हम आगे पढ़ेंगे। थैंक्स।